स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, द कंपनीज कॉम्प्रोमाइजेज अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2020 जो है वो आ गया है और इस अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू दो अमेंडमेंट आए हैं। पहला जो है वो रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज ई जो है वो नया इंसर्ट हुआ है, जिसमें कि कॉर्पोरेट एक्शन का डिफिनीशन को इंक्लूड किया गया है और रूल 26 ए जो है वो नया इंसर्ट हुआ है और ये रिलेटेड है आपका प्रोविजन ऑफ सेक्शन 236 यानी परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या इसमें एग्जैक्टली अमेंडमेंट आया है विद रिलेटेड टू सेक्शन 236 यानी कि परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इसमें जो भी अमेंडमेंट आया है उसको मैंने अपना ईबुक ऑन कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अगर आपके पास दिसंबर 2020 का एडिशन होगा तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये 18 दिसंबर को ये अमेंडमेंट हुआ है। तो आपको जो नेक्स्ट एडिशन आने वाला है यानी कि जनवरी 2020 एडिशन में आपको ये अमेंडमेंट ई बुक में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो अपना क्लॉज ई इंसर्ट हुआ है नया, उसके बारे में। ये रहा आपका द कंपनीज कॉम्प्रोमाइजेज अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस रूल्स 2016। ठीक है, इसमें रूल 2 सब रूल 1 और क्लॉज ई ये जो है नया इंसर्ट हुआ है। इस डिफिनेशन में यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन किसे कहा जाएगा? कोई भी एक्शन जो कंपनी के द्वारा ली जाए इन रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड all the benefits accruing on such shares, namely bonus share number 1, split number 2, consolidation number 3, fraction shares number 4 and right issue number 5। यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन का डिफिनीशन क्लियर हो गया, ये नया इंसर्ट हुआ है, राइट। तो कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब क्या है? कंपनी के द्वारा कोई भी लिया गया एक्शन रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू द एक्वायरर, ठीक है, और उस एक्वायरर को अगर कोई बेनिफिट मिलता है इन रिलेशन टू द सच शेयर ट्रांसफर, जैसे कि आपका बोनस शेयर हुआ, स्प्लिट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फ्रैक्शन शेयर्स हुआ और राइट इशू हुआ। तो कॉर्पोरेट एक्शन का डिफिनीशन ये नया आया है, आपको समझ में आ गया और क्लियर समझ में आएगा जब रूल 26 ए जो है नया इंसर्ट हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए रूल 26 ए जो है हम लोग देखें। रूल 26 ए को इंसर्ट किया गया है यानी कि परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग्स हेल्ड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। इससे पहले कि ये रूल जो नया है उसको हम लोग गो थ्रू करें, सेक्शन 236 का प्रोविजन जानना जो है बहुत जरूरी है, यानी कि परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। तो आइए यहां पे क्लिक करके अपने चलते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 236 परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। ठीक है, इसमें सब सेक्शन 1 में यह बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन हुआ, ग्रुप ऑफ पर्सन हुआ या एक्वायरर हुआ, अगर उसके पास 90% या उससे ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90% अगर किसी कंपनी का शेयर जो है अगर कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन एक्वायर कर लेता है तो वो क्या करेगा? अपना इंटेंशन जो है वो कंपनी को नोटिफाई करके बताएगा कि जो रिमेनिंग शेयर्स बचे हैं उसको वो खरीदना चाहता है। बात समझ में आ गई? सबसेक्शन 1 में क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है, एक्वायरर जो है, अगर उसके पास 90% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल किसी कंपनी के पास आ जाए तो वो जो है कंपनी को नोटिफाई करेगा अपना इंटेंशन टू बाय द रिमेनिंग इक्विटी शेयर। उसके बाद क्या होगा? सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है? सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि क्या होगा, वो ऑफर जो प्राइस होगा वो ऑफर किस प्राइस पे होगा? तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है उस रिमेनिंग जो शेयर्स है, माइनॉरिटी जो शेयर है उसका वैल्यूएशन करेगा और उस प्राइस पे ही क्या करेगा? बाय करेगा इक्विटी शेयर, मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर है वो। ठीक उसी प्रकार सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी क्या करेगा? ऑफर करेगा उस वैल्यू पे, उस प्राइस पे जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो प्राइस बताएगा उस वैल्यूएशन पे जो है वो अपना ऑफर करेगा मेजॉरिटी शेयर होल्डर को। उसके बाद क्या होगा? जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो डिपॉजिट करेगा उस अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जो कि ऑपरेट कौन करेगा? कंपनी। और 60 डेज के अंदर जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को क्या करेगा? पेमेंट कर देगा और शेयर जो है उससे लेके किसको दे देगा? मेजॉरिटी शेयर होल्डर को दे देगा। ये थोड़ा बहुत
आपको जानने की आवश्यकता होती है। इसमें कंपनी क्या करता है, कंपनी दो काम करता है। पहला काम यह हुआ कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है उससे क्या करता है, अमाउंट लेता है, ठीक है, अमाउंट लेकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देता है। दूसरा काम क्या करता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से शेयर लेता है और अपने डीमेट अकाउंट में रखता है और डीमेट अकाउंट से मेजोरिटी शेयर होल्डर को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। हम लोग इस सेक्शन के प्रोविजन को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि और डिटेल में जाना है या नहीं। अभी हम लोग ध्यान देंगे रूल के ऊपर, ठीक है। तो चलिए रूल 26A जो इंसर्ट हुआ है उसको देखते हैं। रूल 26A सब रूल 1, सब रूल 1 में क्या कहा गया है, सब रूल 1 में यह बताया गया है कि जब अमाउंट रिसीव्ड होगा, मेजॉरिटी शेयर होल्डर क्या करेगा, कंपनी को अमाउंट देगा। कौन सा अमाउंट, जो अमाउंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है वैल्यूएशन करके लाएगा, जिस अमाउंट को क्या करना है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना है, तो वो अमाउंट जो है वो कंपनी को देगा सेपरेट बैंक अकाउंट में जो कि ऑपरेट करेगा कंपनी। तो जिस डेट को वो अमाउंट आएगा उस डेट से विद इन 2 वीक्स जो है, विद इन 2 वीक्स जो है क्या करेगी, कंपनी वेरीफाई करेगी द डिटेल्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। नंबर 1 सब रूल 1 में क्या बताया गया है, सब रूल 1 में बताया गया है कि कंपनी जो है जैसे ही अमाउंट रिसीव होगा मेजॉरिटी शेयर होल्डर से तो उस डेट से 2 सप्ताह के अंदर जो है वो वेरीफाई करेगी डिटेल ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। नंबर 1 सब रूल 2 में बताया गया है कि वेरिफिकेशन के बाद कंपनी क्या करेगी, एक नोटिस भेजेगी, किसको, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, और उस नोटिस में एक कट ऑफ डेट लिखा रहेगा। ये कट ऑफ डेट नोटिस जिस डेट को भेजेगी उस डेट से कम 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है, नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, ठीक है, जिस डेट को नोटिस भेजा जाएगा। तो उस नोटिस में एक कट ऑफ डेट होगा, जिस कट ऑफ डेट में क्या होगा, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो शेयर्स है वो अकाउंट में उनके डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर दिया जाएगा डीमेट अकाउंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये याद रहेगा। सब रूल 2 में क्या बताया गया है कि कंपनी क्या करेगी, पहले सब रूल 1 में क्या है कि 2 सप्ताह के अंदर कंपनी क्या करेगी, वेरीफाई करेगी डिटेल ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, राइट। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद एक नोटिस सेंड करेगी कंपनी, उस नोटिस में एक कट ऑफ डेट होगा, वो कट ऑफ डेट जो है कम से कम 1 महीना का गैप होना चाहिए नोटिस डेट से, ठीक है। उस कट ऑफ डेट पे क्या होगा, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर है वो उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और डीमेट अकाउंट ऑफ द कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, unless the shares are credited in the account of the acquirer as specified in such notice before the cut off date। cut off date के पहले अगर acquirer के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो डीमेट अकाउंट ऑफ द कंपनी वो क्रेडिट नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा कमेंट सेक्शन में ही अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। अदरवाइज सब रूल 3 में चलते हैं। सब रूल 3 में क्या बताया गया है कि जो नोटिस भेजा जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, उस नोटिस का एक कॉपी जो है क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा कंपनी साइमल्टेनियसली इन 2 वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। एक तो न्यूज़पेपर क्या होगा, कॉमन है, इंग्लिश होगा, और दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि जो मातृभाषा है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी जहां पे है उस जगह का जो मातृभाषा है वहां पे जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा कंपनी, ठीक है। एंड अगर कंपनी का अपना वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे भी क्या करेगा, अपलोड कर देगा क्या चीज, नोटिस का कॉपी। कौन सा नोटिस, जो नोटिस को भेजा गया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास, कौन सा नोटिस, उस नोटिस में कट ऑफ डेट रहता है जिस डेट पे डीमेट अकाउंट ऑफ द कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा फॉर द माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, ठीक है। सब रूल 4 में बताया गया है कि उसके बाद कंपनी क्या करेगा, डिपोजिटरी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म क्या करेगा, जब नोटिस को पब्लिश कर देगा, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, सेंड कर देगा, नोटिस को न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, डिपोजिटरी को इंटीमेशन देगा। तो डिपोजिटरी को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग कट ऑफ डेट के रिगार्डिंग में,
और डिक्लेरेशन देना है। क्या चीज? 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट में बताया गया है ये जो कॉर्पोरेट एक्शन लिया जा रहा है, यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर लेकर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है, उसका इफेक्ट जो है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 236 हो रहा है। ये आपको डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना है कंपनी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, जिसका शेयर जो है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, उसको इन्फॉर्म किया गया है अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शन। ये जो कॉर्पोरेट एक्शन लिया जा रहा है उसके बारे में माइनॉरिटी शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया गया। ऑब्वियसली उसको नोटिस भेजा गया है, तो उसको क्या करना है, एक कॉपी ऑफ द नोटिस, ये देखिए ब्रैकेट में लिख भी दिया गया है रूल में कि कॉपी ऑफ नोटिस जो सर्व हुआ है उसका एक कॉपी आपको डिपॉजिटरी को भी देना पड़ेगा और पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स को भी क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा नंबर डिक्लेरेशन क्या देना है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसको पेमेंट मिल गया है बाय द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। वो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि जैसे ही कंप्लीट होगा कॉर्पोरेट एक्शन तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली पेमेंट जो है वो मिल गया होगा, शेयर प्राइस जो है जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा वैल्यूएशन किया गया है वो उसको मिल जाना होगा। उसके बाद जो चौथा है, क्या डिक्लेरेशन देना है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी कंप्लेन जो अराइज हो रहा है वो सोनली क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी होगा। ये डिक्लेरेशन भी देना है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या कंप्लेन होता है आउट ऑफ सच कॉर्पोरेट एक्शन तो वो क्या होगा, सोनली क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, किसका, कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सब रूल 5 में बताया गया है कि ये जो डिक्लेरेशन देना है वो कौन देगा, कंपनी का जो पर्सन है वो कौन है, या तो कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दीजिए या कोई भी इन द एब्सेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोई भी अदर पर्सन जो है उसको ऑथराइज कर दीजिए, वही जो है डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। सब रूल 4 में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया है या डिक्लेरेशन देने के लिए बोला गया है। सब रूल 6 में बताया गया है कि ये सारा इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी को जब मिलेगा तो डिपॉजिटरी क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर हु हैव नॉट ऑन देयर ओन, जिन्होंने अभी तक अपने आप से जो है अपना शेयर ट्रांसफर नहीं किया है इन द फेवर ऑफ एक्वायरर। तो डिपॉजिटरी का क्या काम है, वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी में ऑन द डेट, कट ऑफ डेट एंड इंटीमेट द कंपनी। डिपॉजिटरी अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर खुद से जो है वो ट्रांसफर अगर शेयर नहीं करता है तो डिपॉजिटरी क्या करेगा, डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी में ट्रांसफर कर देगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर और इसका इंटीमेशन जो है कंपनी को दे देगा। तो जैसे ही इंटीमेशन मिलेगा, सब रूल 7 में बताया गया है कि जैसे ही इंटीमेशन मिलेगा डिपॉजिटरी जो इंटीमेशन देगा वो इंफॉर्मेशन इंटीमेशन जैसे ही कंपनी के पास आएगा तो कंपनी क्या करेगी, इमीडिएटली क्या करेगी, डिसबर्स कर देगी प्राइस ऑफ द शेयर्स सो ट्रांसफर टू द ईच ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी विच शैल बी पेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, ठीक है। तो जैसे इंफॉर्मेशन मिला डिपॉजिटरी से कि भाई आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो शेयर है वो ट्रांसफर मैंने कर दिया है, तो कंपनी क्या कर देगी, फटाफट जो है वो पेमेंट कर देगी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। सब रूल 8 में बताया गया है कि जैसे ही पेमेंट होगा, अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अंडर सब रूल 7, तो कंपनी क्या करेगी, इन्फॉर्म कर देगी कि भैया डिपॉजिटरी मैंने प्राइस जो है, मैंने जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया है, तो आप क्या कीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए शेयर ऑफ सच शेयर होल्डर्स केप्ट इन द डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी टू द डीमैट अकाउंट ऑफ द एक्वायरर। सब रूल 8 में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कंपनी जो है वो कंटिन्यू रख सकती है डिसबर्समेंट ऑफ पेमेंट। किस केस में, अगर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर में अगर डिसबर्स नहीं होता है पेमेंट और ट्रांसफर जो है वो शेयर नहीं किया जाता है तो उसके बाद भी जो है वो ट्रांसफर कर सकती है शेयर टू द डीमैट अकाउंट ऑफ द एक्वायरर आफ्टर सच डिसबर्समेंट,
ठीक है। तो ये सेक्शन 236 का जो प्रोविजन है डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है कि साल भर तक जो है ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट यानी कि 60 डेज के अंदर अगर नहीं होता है तो कुछ कुछ रीजन है किस किस केस में नहीं होगा, तो वो वहां पे लिखा हुआ है। जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 236 का प्रोविजन तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर जो सब रूल है वो सब रूल जो है और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि लास्ट सब रूल है। यहां पे ये बताया गया है कि अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर हो या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का ऑर्डर हो और वो ऑर्डर में रिस्ट्रेन किया गया हो फॉर एनी ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और वेयर सच शेयर्स आर प्लेस्ड, ठीक है, या फिर हाइपोथेटिकेटेड हुआ हो। नंबर 1 यहां पे मार्क कर लीजिए, कोर्ट का अगर स्पेसिफिक ऑर्डर हो। नंबर 2 ट्रिब्यूनल का अगर स्पेसिफिक ऑर्डर हो। नंबर 3 स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का अगर स्पेसिफिक ऑर्डर हो टू रिस्ट्रेन एनी ट्रांसफर, या फिर एंड अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड या फिर उस शेयर्स को ट्रांसफर करने का अगर वो प्लेस किया गया हो वो शेयर या हाइपोथेटिकेटेड किया गया हो। नंबर 2 तो उस केस में डिपोजिटरी जो है वो ट्रांसफर नहीं करेगी शेयर ऑफ माइनॉरिटी टू द डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो ये यहां पे सब रूल 9 में ये बताया गया है कि अगर कोई कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो टू रिस्ट्रेन द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेके अगर कोई ऐसा हो रिस्ट्रेन किया है ऑर्डर में, तो उसको क्या मना किया है, तो उसको जो है वो ट्रांसफर नहीं करेगी डिपोजिटरी, या फिर शेयर को अगर प्लेस किया हो या हाइपोथेटिकेटेड शेयर को किया हो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, तो क्या होगा वो उस केस में डिपोजिटरी क्या करेगी, वो ट्रांसफर नहीं करेगी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग टू द डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो उस केस में जो कंपनी है इसीलिए साल भर भी लगता है। एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि ये जो कट ऑफ डेट है अगर वो कट ऑफ डेट किसी हॉलीडे को पड़ गया है तो नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो कट ऑफ डेट माना जाएगा। कट ऑफ डेट एग्जैक्टली क्या है, सब रूल 2 में हम लोगों ने देखा था, ये कट ऑफ डेट है जिस डेट को क्या होगा डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी में शेयर को क्या कर देगा डिपोजिटरी जो है वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, उस कट ऑफ डेट को। तो बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।